मेरी प्यारी दीदी, घर की सबसे बड़ी थी तुम। माँ के बाद तुम ही एकमात्र ऐसी थी जो मेरी सारी खूबियों और कमियों को जानती थी, जिससे मैं अपना सारा दुख सुख कह सकती थी। बाकी 7 भाई बहन तो मुझसे छोटे हैं और वे सहोदर होते हुए भी उतनी करीब नहीं हैं जितनी तुम थी। अभी माँ के जाने का दुख ही कम नहीं हुआ था कि तुम भी चली गई दीदी। हमने बचपन एक साथ जिया था। तुम 10 साल ही तो बड़ी थी मुझसे। बचपन से तुम पर जिम्मेदारियां थीं। अपने से छोटे भाई बहनों को नहलाना धुलाना, बहनों की चोटी बनाना और घर के कामों में हाथ बटाना सब तुम ही तो करती थी। मैं तो बस किताबों में ही उलझी रहती थी और बहुत हुआ तो छोटे भाई बहन को बाहर खिलाने के बहाने खुद खेलती थी। तुम इसी कारण मुझसे चिढ़ती थी कि मैं घर का कोई काम नहीं करती थी। यहाँ तक कि मुझे नहलाना, मेरी चोटी करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी। इसी कारण कभी कभी तुम मुझे नौच देती थी या मार देती थी। एक बार तो मेरे सिर पर गर्म पानी ही डाल दिया था तुमने कि मैं सिर धुलाते समय ठंड ठंड चिल्ला रही थी। मेरे कारण कई बार तुम्हें माँ से डांट पड़ रही थी, जिससे तुमने चिढ़ जाती थी और तुम्हें मेरी कोई बात पसंद नहीं थी। मेरा पढ़ना लिखना और लड़कों के साथ गोली गोटी खेलना, पेड़ों पर चढ़कर फल फूल तोड़ना तुम्हें नहीं भाता था। शायद इसलिए कि तुम्हें ये सब नहीं आता था, या यूं कहें तुम्हें इन सब का अवसर नहीं मिलता था। हम दोनों बहनें सिर्फ रंग रूप में ही नहीं, स्वभाव से भी अलग थी। तुम बिल्कुल गोरी चिट्टी और मैं पक्के पानी की। मेरे नाक नक्श तीखे थे, तुम्हारे सामान्य। मैं किताबी कीड़ा थी और तुम्हें पढ़ना बिल्कुल नहीं भाता था। तुम बिना सींगों वाली गाय थी, पर मेरे पास सींग थे। मैं लड़ने भिड़ने, गाली बकने, बाहर घूमने, खेलने पढ़ने लिखने सब में तेज थी और तुम दबी कुचली लड़की थी। मैं शरीर से दुबली पतली थी, पर तुम शरीर से हष्ट पुष्ट थी। इसी कारण 12 साल में ही बड़ी दिखने लगी थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आभाव में जीवन गुजर रहा था। परिवार बड़ा और आमदनी कम। पिताजी की छोटी सी मिठाई की दुकान थी, जिस पर स्कूल के बाद हम भाई बहन काम करते। तुम दुकान नहीं जाती थी क्योंकि बड़ी लगती थी। वैसे भी रूप रंग अच्छी सेहत के चलते तुम किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती थी और लड़के हमारे मोहल्ले के चक्कर लगाने लगे थे। अक्सर रात को घर के बरामदे में प्रेम पत्र फेंक जाते। माँ सुबह झाड़ू लगाते समय पत्र पाती और फाड़कर बाहर की नाली में डाल देती। किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं थी। पिताजी के गुस्से वाले स्वभाव से माँ परिचित थी, इसलिए बहुत समझदारी से काम लेती। नहीं तो पिताजी लड़कियों को पढ़ने के लिए भी बाहर नहीं निकलने देते। तुम्हें गरीबी से नफरत थी। मोटा खाना तुम्हें पसंद नहीं था। बच्चों से भी तुम्हें चिढ़ हो गई थी। होश संभालते ही तुमने यही सब तो देखा था। यही कारण है कि जब तुम्हारे लिए अमीर घर से रिश्ता आया, तुमने तुरंत ब्याह के लिए हामी भर दी। मैं हैरान थी क्योंकि तुम्हें तो हीरो जैसा लड़का पसंद था। सांवले रंग से नफरत थी, फिर तुमने सांवले रंग के अपने से 1.5 गुने उम्र के धोती कुर्ता वाले बिजनेसमैन जीजा जी को कैसे पसंद कर लिया। मैं तो कदापि नहीं करती, पर तुम गरीबी से मुक्त होना चाहती थी। माँ की भी मजबूरी थी, बिना दहेज का विवाह हो रहा था। ऊपर से तुम मंगली थी और मान्यता के अनुसार मंगली लड़के से ही ब्याह संभव था और जीजाजी मंगली थे। तुम अपनी शादी से बहुत खुश थी। तुम्हारा ससुराल धन धान्य से भरपूर था और तुम ही मालकिन थी। शादी के बाद तुम मायके नहीं आना चाहती थी। धीरे धीरे तुम पूरी तरह अपने घर में रम गई और मायके के परिवार से तुम्हारा लगाव भी कम हो गया। दीदी, तुम अंतर्मुखी थी और मैं बहिर्मुखी। तुम्हारी विद्रोह की आग भीतर की ओर मुड़ी थी और मेरी बाहर की तरफ। यही कारण था कि मैं जिद्दी, विद्रोही, तेज और बिगड़ी कहलाई और तुम सहनशील, शांत, शालीन और अच्छी। तुम जीवन से समझौता करके खुश रही और मैं विद्रोह करके परेशान। भौतिक चीज़ों की तुम्हें कभी कमी नहीं रही और बाकी चीज़ों को तुम फिजूल समझती थी। तुम्हारी अपनी कोई विचारधारा नहीं। अधिक सोच विचार करना तुम्हें पसंद नहीं था। जहाँ जैसा देखती वैसे ही ढल जाती। सुंदरता से तुम्हें विशेष लगाव था और काले रंग व बदसूरत से नफरत। तुम थी तो जरूरत से ज़्यादा गोरी और सुंदर, लंबे घने काले बाल,
5-6 की ऊंचाई और सुगठित शरीर, मैं हमेशा तुम्हारे आगे फीकी पड़ जाती थी। मेरा गेहुआ रंग तुम्हारे अतिरिक्त गोरे रंग के आगे काला ही लगता। इसलिए बचपन में तुम्हें मुझे हमेशा कलोटी कहकर ही पुकारा। तुम मुझसे नाराज रहती क्योंकि मैं घर का कोई काम नहीं करती थी और तुम्हें ही सारा काम करना पड़ता था। मुझ पर छोटे भाई बहनों को बाहर ले जाकर खिलाने और बाहर से सौदा आदि लाने की जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी के बहाने मुझे खेलने का मौका भी मिल जाता था। तुम्हें घर से बाहर निकलने की मनाही थी क्योंकि भरी देह के कारण तुम उम्र में बड़ी लगती थी और सुंदर भी बहुत थी। मुझे दुबली पतली व सांवली होने का लाभ मिल जाता था। तुम्हें पढ़ना लिखना पसंद नहीं था और मैं हमेशा किताबें लेकर बैठी रहती थी। कविता लिखना भी शुरू कर दिया था, जिसे सुनकर तुम चिढ़ जाती थी। तुम हमेशा अपनी सुंदरता को निखारने में लगी रहती थी। कई बार माँ गुस्सा जाती, क्यों अत्याचार कर रही हो? भगवान ने पहले से ही इतना सुंदर बनाया है, तो प्रयोग करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें अच्छा खाना ही चाहिए था, जबकि मैं मोटा झोंटा आसी बासी रूखा सूखा कुछ भी खा लेती थी। तुम्हें अच्छे कपड़े चाहिए होते थे और मैं तुम्हारी उतरन से भी खुश थी। तुम्हें सजने संवरने का शौक था और मैं इस मामले में बिल्कुल लड़धड़ थी। मुझे चोटी भी बनाना नहीं आती थी। जब तक तुम माँ के घर रही, तुम ही मेरी चोटी बनाती थी। मूड अच्छा होता तो मुझे काजल भी लगा देती और काजल की एक छोटी सी बिंदी, और फिर दुलार से कहती, कलूटी का नाखुश कितना सुंदर है। मैं कलूटी कहे जाने से चिढ़ जाती और तुम्हें गाली देकर भाग जाती। मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। किसी तरह परिवार के खाने पीने का इंतजाम हो जाता था। इसलिए 8वीं पास करते ही तुम्हारी शादी कर दी गई। बिना दहेज का एक बढ़िया रिश्ता खुद चल कर आया था। बस लड़के की उम्र ज़्यादा थी, पर वो अपने घर का खुद मालिक और बड़ा बिजनेसमैन था। तुम भी अभावों से मुक्त होना चाहती थी, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दिया। तुम्हारा हीरो जैसे पति का सपना टूट गया। इस बात का मुझे दुख हुआ था, पर तुमने समझौता कर लिया था। राजकुमारी को राजकुमार की जगह राजा मिला था, पर राज सुख तो था ही। अपनी शादी के बाद तुम मेरे लिए लाल और नीले रंग का 2 स्लैक्स और कुर्ता ले आई। कहने लगी, तुम्हारी पिंडलियाँ मुझसे ज़्यादा सुडौल हैं, इसलिए स्लैक्स तुम पर ज़्यादा जमता है। वे कपड़े तब तक के मेरे जीवन के सबसे बढ़िया और फैशनेबल कपड़े थे, जिसे पहनकर पहली बार मुझे लगा कि मैं भी सुंदर हूँ। तुम्हारे बारे में आज सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है। तुम हीरो जैसा दूल्हा चाहती थी, जो तुम्हें उसी तरह प्यार करे जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन को करता है। तुम बहुत शौकीन थी, पर जीजाजी को कोई शौक ही नहीं था। ठेठ बनिया की तरह पैसे कमाने में ही लगे रहते। तुमने उन्हें हीरो बनाने की बहुत कोशिश की, पैंट शर्ट पहनाया, उनके साथ रोमांटिक फ़ोटो खिंचवाए, पर वे बार बार अपने पुराने चोले में लौट आते। धोती कुर्ता ही उन्हें भाता। शादी के बाद जब तुम पहली बार ससुराल से लौट कर आई तो तुम्हारे पास मुंह दिखाई की खासी रकम थी। तुमने अपने लिए मॉडर्न कपड़े खरीदे और स्टूडियो जाकर हीरोइन के अंदाज वाले फ़ोटो निकलवाए, तो मुझे भी साथ ले जाती थी। मेरी पहली फ़ोटो वही है जो तुमने मेरे साथ खिंचवाई थी, वरना उस समय कम ही लड़कियां स्टूडियो जाती थी। तुम कुछ दिन हमारे साथ रहीं। माँ तुम्हारी कम उम्र के कारण तुम्हें तत्काल ससुराल नहीं भेजना चाहती थी। शादी के बाद तो विदाई मजबूरी थी। गौने का कौरम पूरा करना था। 5 दिन ही तुम जीजा के घर रही। माँ ने साथ में एक छोटी बहन को भी भेजा था। बहन को सिखा दिया था कि दीदी को जीजा के साथ अकेले ना रहने देना। वो नहीं चाहती थी कि फूल सी तुम अभी से दाम्पत्य के कष्ट झेलो, पर लाख कोशिशों के बावजूद जीजा से तुम्हारा मिलन हो गया था। इसका पता तब चला जब तुम्हारा मन माँ के घर ना लगा। तुम हमेशा खोई खोई रहती। एक कॉपी में रोमांटिक गाने लिखती। जब हम टहलने जाते तो सुनसान सड़कों पर तुम अपनी भावनाओं में डूब उन गीतों को गाती चलती। मैं अनजाने में तुम्हारे सुर में सुर मिलाने लगती तो तुम्हारा सपना टूट जाता और तुम मुझे मारने दौड़ती।
जब तुम घर के बरामदे में बैठती तो मेरे तुम्हारे केश खोल देती और यूं देखने लगती। तुम खूब नाराज होती, मेरी आदत तुम्हें बचकाने लगती। तुम उम्र से पहले ही काफ़ी बड़ी हो गई थी। जीजा जब तुम्हें विदा कराने के लिए आए तो माँ ने उन्हें मना करने के बारे में सोचा था। उसने जीजा को अलग कमरे में सुलाया और तुम्हें अपने पास। पर दूसरे दिन माँ ने तुम्हें विदा कर दिया। माँ ने बाद में इस रहस्य से पर्दा उठाया कि तुम रात को चुपके से उठकर जीजा के कमरे में गई थी। माँ को पता चल गया कि पति पत्नी को अलग रखना अन्याय है। तुम जीजा के बिना खुश नहीं थी। फिर तुम गई तो 10वीं की परीक्षा समय आई। किसी तरह नकल के सहारे तुमने परीक्षा दी। शादी के बाद पढ़ाई तुम्हें और भी बोझिल लगने लगी, जबकि जीजाजी चाहते थे कि तुम खूब पढ़ो। वे कहते तुम डॉक्टर की तरह दिखती हो, अगर पढ़ने को तैयार हो तो मैं डॉक्टरी पढ़ाऊँगा। पर तुम तैयार नहीं हो। उसके बाद तुम डिलीवरी के समय ही आई। माँ तब भी बहुत परेशान थी, क्योंकि तुम्हारी उम्र 16-17 के बीच ही थी। काफ़ी कष्ट के बाद तुम्हें बेटा हुआ। मैं उस समय हॉस्पिटल में ही थी और तुम्हें तकलीफ में देकर रोए जा रही थी। बेटे का मुंह देखते ही तुम सब कुछ भूल गई। फिर तुम कभी कभार ही मायके आई। जीजाजी को तुम्हारा मायके में रहना पसंद नहीं था और तुम भी सुख सुविधाओं की आदी हो चुकी थी। 25 साल की उम्र तक तुम्हें 3 बेटियां और हो चुकी थी और तुम अपनी गृहस्थी में रम चुकी थी। गर्मी की छुट्टियों में छोटी बहन के साथ मैं तुम्हारे घर गई तो जीजाजी को करीब से जानने का मौका मिला। वे हमारे परिवार को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे और खुद को बहुत उच्च खानदानी समझते थे। मैंने देखा कि तुम्हें बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश इसलिए करते थे कि तुम गरीब परिवार से हो। वे माँ बाबूजी के बारे में बहुत कुछ गलत कहते, पर तुम इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती थी। कहती कुछ गलत भी तो नहीं कहते उनके बारे में, फिर मुझे तो अच्छा मानते हैं ना। मेरी सब ज़रूरतें तो पूरी करते हैं। बाकी मर्द हैं तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। मुझे तुम्हारी ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैं तो अपने माँ बाबूजी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। अगर मेरी शादी किसी ऐसे पुरुष से हुई तो मैं तो उसे छोड़कर भाग जाऊँ। कौन जानता था कि बचपन की वो बात एक दिन सच हो जाएगी। तुम्हें हीरो नहीं मिला तो तुमने मेरे लिए हीरो पसंद कर लिया, पर मैं दिखने में हीरो नहीं, सच्चे हीरो के सपने देखती थी। जिसके अच्छे विचार हों, जो स्त्री जाति का सम्मान करता हो, जो स्त्री को दासी नहीं साथी समझता हो। जाने क्यों ये हीरो मुझे ठीक नहीं लगा था। वैसे भी पढ़ना लिखना चाहती थी, अभी 10वीं में थी, पर ना तुम मानी ना माँ। तुम लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि जो लड़का 10वीं फेल होने के कारण घर से भागकर यहाँ रिश्तेदारी में आया है, उसका भविष्य क्या होगा। अपनी बिरादरी का है, हीरो जैसा दिखता है और सबसे बड़ी बात बिना दहेज शादी के लिए राजी है। अपने घर वालों को मना लेने का दावा कर रहा है। और क्या चाहिए। हीरो मुझ पर लट्टू था। उसने बॉबी फिल्म 25 बार देखी थी और उन दिनों में बॉबी सी दिखती थी। किसी ने हीरो का घर बाहर देखने की जरूरत भी नहीं समझी। मुझे जबरन उसके गले बांध दिया गया। हीरो सचमुच जीरो था। इसका परिणाम ये हुआ कि आभाओं में भी हंसती खेलती रहने वाली मैं उसके घर के आभाओं से घबरा उठी। यानी उसके घर की हालत मेरे घर से भी बदतर थी। इस पर पर्दा डालने के लिए वो माँ और बाबूजी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा। तुम्हारे बारे में कहता कि तुम्हें बेचा गया था पैसे के लिए। मैंने उसे लाख समझाया कि इस तरह की बातें मैं नहीं सह सकती, पर वो मानता ही नहीं था। अब मैंने तुम्हें ये सब बताया तो तुमने उल्टे मुझे ही समझाना शुरू किया कि तुम्हें तो कुछ नहीं कहता, माँ बाबूजी की गाली बर्दाश्त कर लो। तुम क्या समझती हो मैंने ये सब नहीं सहा है। तुम्हारे जीजाजी भी मुझे माँ के घर नहीं छोड़ते थे। उन्हें वहाँ के वातावरण पर भरोसा नहीं था। मैंने जवाब दिया, पर ये तो गलत है ना दीदी। हमारे घर के वातावरण में कुछ भी तो आपत्तिजनक नहीं है, फिर क्यों। मैं नहीं सहूँगी ये सब। गलत को सहना मेरा स्वभाव नहीं था। मैंने हीरो का विरोध करना शुरू किया
तो वो मुझे शारीरिक और मानसिक यंत्रणाएं देने लगा। वो मुझसे जबरन मूर्खतापूर्ण रीति रिवाजों का पालन करने को कहता, दूसरी स्त्रियों में दिलचस्पी लेता। मैं पढ़ना चाहती थी, वो पढ़ने के खिलाफ था। सबसे बड़ी बात यह कि वो मेरे स्वाभिमान को कुचल कर अपने पुरुषत्व का झंडा गाड़ना चाहता था। वो मुझसे मेरा मैं छीन लेना चाहता था, वो भी प्रेम से नहीं, ताकत से। वो खुद को मेरा परमेश्वर मानता था। शुरू में मैं भी उसे परमेश्वर ही मानती थी, सती धर्म का पालन करती थी, पर उसके अत्याचारों ने उसे मेरी नज़र से गिरा दिया। हमारा रिश्ता टूट गया। मैं तुम्हारी तरह की सती नहीं हो सकती थी दीदी, कि जहर पीकर भी मुस्कुराती रहूं। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन नहीं गुजार सकती जो स्त्री को सिर्फ मादा समझता हो, उसे कुछ भी सोचने निर्णय लेने का अधिकार नहीं देना चाहता हो। मैं प्रेम की गुलामी बर्दाश्त कर सकती थी, दबाव की नहीं। माफ़ करना दीदी, मैं तुम्हारा कहना ना मान सकी। मैं माँ के घर लौट आई, अपनी पढ़ाई पूरी की और आत्मनिर्भरता की भी हासिल की। ये सब आसान नहीं था मेरे लिए। मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, परिवार और समाज के विरोधों को सामना करना पड़ा। मेरा यह निर्णय तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तुम वर्षों मुझसे नाराज रही। अपने बच्चों की शादियों तक में मुझे नहीं बुलाया। जीजाजी ने सख्ती से मुझसे संबंध रखने के लिए मना कर दिया था। तुम हमेशा मुझे ही दोष देती थी कि मैं बचपन से ज़िद्दी हूँ, मुझमें सहन शक्ति नहीं। जीवन के चौथे पहर में मैं एक पारिवारिक वैवाहिक समारोह में हम फिर मिले। मैं तुमसे बचपन की ललक से मिली और तुम्हारे गले लग गई। तुम बस मुस्कुराई। तुमने आश्चर्य से मुझे देखा क्योंकि मेरे मुकाबले तुम बूढ़ी लग रही थी। कई तरह की बीमारियों ने तुम्हें घेर लिया था। मैं अब ना तो काली दिखती थी, ना तुम्हारी तरह उम्रदराज। मेरे कपड़े भी आधुनिक थे। तुम्हें आश्चर्य हुआ था कि मैं इतनी बदल कैसे गई। फिर तुमने मेरे कपड़ों को छूकर देखा कि वे कितने कीमती हैं। मेरी देह पर जेवर ना देखकर तुम्हें मन ही मन प्रसन्नता हुई कि अभी तक तुमसे हैसियत में मैं कमतर हूँ। मैं हर हालत में खुश कैसे रहती हूँ। क्यों मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम समझ नहीं पा रही थी। तुमने कहा तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारी जगह मैं होती तो आत्मघात कर लेती। मैंने प्रतिवाद किया, क्यों दीदी, मैं क्यों करूं, क्यों मरूं? जो समाज मुझे मृत देखना चाहता हो उसकी वजह मैं बिल्कुल नहीं करती। फिर तुमने हीरो के बारे में पूछा। मैंने बताया कि उसने तो तभी शादी कर ली थी, अब तो उसके बच्चे भी जवान हो गए हैं। वो एक सरकारी स्कूल का मास्टर हो गया है, खुश है अपनी ज़िंदगी में। तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा। आखिर वो भी तो औरत है जो उसका साथ निभा रही है। तुम भी सहकर साथ रह लेती तो समाज में इज्जत होती। मैं तुमसे इतने दिनों बाद मिली थी, इसलिए तुम्हें कोई कड़ा जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं तुम्हारी सोच तो नहीं बदल सकती थी। इस तरह की सोच का सामना मैं हमेशा करती आई थी, पर तुम मेरी दीदी थी, तुम भी मुझे नहीं समझ पाई। इस बात का दुख हो रहा था। कितनी बड़ी विडंबना है कि मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, अपने लेखन की वजह से देश भर में जानी जाती हूँ, कई सम्मान मिल चुके हैं मुझे, कई किताबें लिख चुकी हूँ। क्या ये उपलब्धियाँ इसलिए निरर्थक हैं कि मैंने अपने पति को छोड़ दिया था? क्या बिना पुरुष वाले स्त्री की समाज में कोई इज्जत नहीं होती? कितना अन्याय है ये। फिर हमारे मिलने का सिलसिला चलता रहा। तुम्हारे शहर में 2 और बहनें भी ब्याही थी। मैं छुट्टियों में उनके घर जाती तो तुमसे मिलने के लिए छटपटाने लगती। मैं ये जानती थी कि जीजा मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए छोटी बहन के साथ तुमसे मिलने तब जाती जब जीजा घर पर नहीं होते थे। तुम नॉर्मल व्यवहार करती, ऊपरी मन से अपने घर रुकने का आग्रह भी करती, पर मैं तुम्हें किसी धर्म संकट में नहीं डालती थी। फिर हम में फ़ोन पर बातचीत होने लगी। मैं तुमसे दिल खोलकर बात करती, तुम भी नहीं छिपाती थी, पर तुम अपने घर परिवार की कमियों के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। छोटी बहनों के माध्यम से मुझे तुम्हारे बारे में सारी जानकारी मिलती रहती थी। बहनें कहाँ एक दूसरे की बात छिपा पाती हैं। तुम्हारी एकमात्र बहू न केवल सांवली थी बल्कि बदसूरत भी थी, साथ ही उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं था।
उसके होते हुए तुम अलग पकाती खाती थी। वो तुम्हारे सामने बिल्कुल नौकरानी सरीखी लगती थी। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो चौंक गई कि कैसे तुमने राजकुमार जैसे बेटे की शादी उससे करा दी। पता चला कि जीजा ने लड़की देखी थी, तुमने नहीं। जीजा ने दहेज के लालच में शादी कर ली। बहू को देख देख कर तुम कुड़ती रहती थी। मुझे याद आया कि तुम्हें मेरे रंग से कितनी परेशानी थी। जब तुम्हारे देवर से मेरे रिश्ते की बात माँ ने की थी तो तुमने ये कहकर साफ मना कर दिया था कि सांवली देवरानी नहीं चाहिए। ये कुदरत का दंड ही था दीदी कि तुम्हारी बेटियां भी मेरे ही रंग की थी। तुम्हारी तीनों बेटियों की शादियां भी जीजाजी की मर्जी से हुई और तुम उनसे संतुष्ट नहीं थी। छोटी बेटी जब एक बेटे के जन्म के बाद ही विधवा हो गई तो तुम टूट गई। दामाद की दोनों किडनियां खराब हो गई थी। बेटी ये किडनी देने को तैयार थी पर तुमने मना कर दिया क्योंकि उसके बाद भी दामाद के बचने की उम्मीद कम ही थी। बाद में तुमने एक ऐसे व्यक्ति से बेटी की शादी करा दी जिसकी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थे। मैंने उस शादी के लिए तुम्हें मना किया कि बिना पहली पत्नी को तलाक दिए वो शादी करेगा तो ये कानून के खिलाफ होगा, पर तुम कानून को नहीं मानती थी। गनीमत यह हुई कि बेटी को जल्दी बेटा हो गया और उसकी शादी चल निकली। इधर सबसे बड़ा झटका तुम्हें अपनी इकलौती पोती को लेकर लगा था। पोती प्रेम में पड़ गई थी, जो तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा अपराध था। इसलिए तुमने जल्दी ही उसके लिए एक हीरो ढूंढा और उसकी शादी करा दी। ये हीरो भी मेरे हीरो जैसा ही निकला। पोती गोद में एक बच्ची लेकर लौट आई। तुम्हें इस बात का बहुत दुख था। ये बात तुम्हारे न रहने पर पोती ने बताया। तुमसे घंटों मेरी बात होती थी पर तुमने एक बार भी मुझे इन सब के बारे में नहीं बताया। मैंने भी कभी इन सब के बारे में नहीं पूछा। मैं तुम्हारे अपराध बोध को नहीं बढ़ाना चाहती थी। जब मैंने तुम्हें बताया कि हीरो मुझसे फिर जुड़ना चाहता है और जिसके लिए बहुत प्रयास कर रहा है तो तुम खुश हो गई थी और मुझे सलाह दी कि तुम उसे हाँ कह दो। पर दीदी, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, तो क्या हुआ? वो तुम्हें अपने घर तो ले नहीं जाएगा, तुम्हारे घर आता जाता रहेगा। समाज में तुम्हारी भी इज्जत बनी रहेगी कि पति आता रहता है, यानी मैं उसकी रखेल बन जाऊं। ऐसे क्यों सोचती हो? आखिर तुम्हारा तलाक भी तो नहीं हुआ है, तो ब्याहता तो तुम हो ही, तो फिर मेरे पूरे जीवन का संघर्ष तो व्यर्थ हो गया। क्या मिला तुम्हें बगावत करके? अकेली तो पड़ गई हो, कोई पूछता है तुम्हें? भाई बहन सब ऊपर से ही हंसते बोलते हैं। अच्छा तो तुम्हें कोई नहीं कहता? मैं हैरान थी कि किस तरह की सोच है दीदी की। इनसे भली तो माँ ही थी, इसने कम से कम मुझे नैतिक सपोर्ट तो दिया था। उसने मुझसे कहा था कि हीरो से फिर जुड़ने की बात सोचना भी मत। वो तुम्हारी काबिलियत, सुंदरता और पैसे से प्रभावित होकर तुमसे जुड़ना चाहेगा, पर जान लो चोटिल सर्प बहुत खतरनाक होता है। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। उद्देश्य से ही जुड़ना चाहेगा, फिर अब तो उसका परिवार है, उसे तो वो छोड़ेगा नहीं, फिर क्या फायदा? पर दीदी, तुम, दूसरे भाई बहन रिश्तेदार सभी यही चाहते थे कि मैं हीरो की दूसरी औरत बन जाऊं। मेरे अकेले रहने से सबकी प्रतिष्ठा पर आँच आ रही थी। सबका तर्क था कि मर्द की एक से अधिक पत्नियां हमेशा मान्य रही, पर स्त्री का बिना पुरुष के रहना न मान्य है न स्वीकार है। ये समाज स्त्री के प्रति कितना निर्मम है दीदी। तो मैं भी ऐसे समाज की परवाह क्यों करूं? जिस आदमी ने मुझे पढ़ने से रोकने के लिए पूरी समाज में मुझसे कहकर बदनाम किया कि मैं अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उसे छोड़ रही, तो तेजाब की शीशी लेकर घूमा कि मौका मिलते ही मुझे बदसूरत बना दे। जो मेरे हाथ पैर तोड़कर घर में बैठा देने की सोचता था, जो मेरी माँ बहनों को बदचलन और पिता भाई को नामर्द कहता था, उससे मैं समझौता कर लूँ? इसलिए कर लूँ कि समाज अकेली स्त्री को अच्छा नहीं कहता। ये मुझसे नहीं हो सकता। तुम मुझ पर दया दिखाती थी कि धारी बीमारी में कोई देखभाल नहीं करेगा, मरने के बाद लाश सड़ती रहेगी, कोई दाह संस्कार करने नहीं आएगा। दुनिया बिना स्वार्थ किसी की मदद नहीं करती। तुम्हारी बातें अपनी जगह सही थी दीदी,
पर आपातकाल की आशंका में आफत को निमंत्रण देना ये कहाँ की बुद्धिमानी लगती है। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, पति, परिवार, रिश्तेदार, समाज, फिर भी तुम बीमार पड़ी। कितना कष्ट झेलना पड़ा। एक एक कर सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। तुम्हारी याददाश्त लुप्त हो गई और फिर तुमने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। असामान्य असामयिक मौत नसीब हुई तुम्हें। तुम्हारा सब कुछ यही रह गया, कीमती जेवर, कपड़े, पति, परिवार, समाज, संसार, कोई तो नहीं गया तुम्हारे साथ। तुम्हारा अस्तित्व एक निर्जीव तस्वीर में सिमट कर रह गया। पति ने कहा, जैसी ईश्वर की मर्जी। बहू ने राहत की सांस ली। बेटियां रो धोकर अपने घर वापस चली गईं। भाई बहनों ने यह कहकर शिकायत की थी कि बहुत कंजूस थी। बीमारी में हमने इतनी सेवा की, पर बदले में हमें कुछ देकर नहीं गई। इसी दुनिया की परवाह करने की बात तुम करती थी दीदी। पूरा जीवन होम करके भी तुम्हें क्या मिला? जानलेवा बीमारी, समय से पहले मृत्यु। 60 साल क्या मरने की उम्र होती है? माँ तो 80 पूरा करके और पूरा स्वस्थ अवस्था में मरी। तुम्हारी मौत ने मुझे भीतर तक हिला दिया है दीदी। तमाम अंतर विरोध के बावजूद मैं तुम्हें प्यार करती थी दीदी। जीजाजी को नीम हकीमों पर ज़्यादा विश्वास था। वे तुम्हारी गंभीर बीमारियों का इलाज भी उन्हीं से कराते थे। अपने आगे वो किसी की बात नहीं सुनते थे। मर्द ईगो उन पर हमेशा हावी रहा, क्योंकि तुमने उस ईगो को जीवन पर सहलाया था। हमेशा उनके अनुसार चली और ढली हुई। तुम सती परंपरा पर अनुसरण करने वाली स्त्री थी। पति ही परमेश्वर था तुम्हारे लिए, पर उसी परमेश्वर की झक का शिकार हो गई तुम। अगर उन्होंने तुम्हें किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया होता, ठीक समय पर इलाज कराया होता, तो तुम्हारी बीमारी इतनी बढ़ नहीं जाती। आजकल तो कैंसर का इलाज भी संभव है, कि तुम ठीक क्यों नहीं हो पाई? किसी दूसरे बड़े शहर या विदेश तक जाने की तुम्हारी हैसियत थी, फिर भी तुम्हें भाग्य और लोकल इलाज के भरोसे छोड़ देना और तुम्हारी मौत का इंतजार करना कितनी बुद्धिमानी थी। खुद तुमसे 15 साल बड़े थे जीजा और कहते थे कि तुम्हारी उम्र हो गई ऊपर जाने की। भाई ने उन्हें सलाह दी थी कि किसी बड़े अस्पताल ले चलते, पर जीजा नहीं माने। तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो भाई जबरन ले गया अस्पताल। वहाँ तुम ठीक होने लगी थी, पर एक दिन तुमने घर लौटने की जिद की और जीजा तुम्हें वापस घर लेते आए। तुम्हारी हालत बिगड़ गई और फिर तुमने सबको अलविदा कह दिया। मैं इसे स्वाभाविक मौत नहीं मानती। तुम्हारी मौत का जिम्मेदार तुम्हारा पति परमेश्वर ही है। तुम बचपन में खेल कूद नहीं पाई, किशोरावस्था में ब्याह दी गई, यौवन में अधेड़ पति के साथ मिला। तुम न देश विदेश घूमी, न अपनी मर्जी से जी पाई, न प्यार किया, न दोस्ती। एकमात्र पति ही पहला और आखिरी पुरुष था तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे सारे शौक अधूरे रह गए। तुम अपने जीवन में कितना खुश थी मैं नहीं जान पाई, पर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुश नहीं रह पाती। मैं अकेली हूँ, फिर भी ज़िंदगी को अपने ढंग से जिया है। अपनी मर्जी से खा पी सकती हूँ, घूम फिर सकती हूँ। मैंने दोस्ती की, प्यार किया और भी अपनी मर्जी से बहुत कुछ किया। तुम तो फ़ोन के बैलेंस के लिए भी जीजा की मोहताज थी। अपनी मर्जी से किसी को ना कुछ दे सकती थी, ना किसी से मिल सकती थी। तुम कुएं की मेंढक बनकर जीती रही। नहीं दीदी, मैं इस तरह की ज़िंदगी को बेहतर नहीं मानती। ये सच है कि तुम में संघर्ष का मादा नहीं था। तुम सुकुमार थी, सुविधाओं की आदी थी, पढ़ लिखी भी कम थी। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोई हुनर नहीं था तुम में। तुम्हारा दिमाग भी सोच विचार का प्रेशर नहीं ले पाता था। शायद इसलिए भी तुम समझौता कर लेती थी और कोई रास्ता तुम्हें नजर नहीं आता था। पर रास्ता निकल आता है जब इंसान चाह लेता है तब। खैर, अब क्या, अब तो सब खत्म हो गया। सिर्फ बातें रह गई, यादें रह गई। तुम माँ की पहली संतान थी, इसलिए उन्हें विशेष प्यारी थी। पिता माँ को तुम्हारे नाम से बेबी की माँ कहकर पुकारते थे। तुम समाज को प्यारी थी, क्योंकि तुमने पिता और पति दोनों कुलों की लाज रखी थी। हमेशा लीक पर चली, परंपराओं का पालन किया। तुम वास्तव में सती थी दीदी। पर तुमने अपनी स्त्री के लिए क्या किया?
काश तुम समझ सकती कि तुमने अपने साथ कितना अन्याय किया है। तुम मेरी प्रेरणा थी दीदी, पर पारंपरिक अर्थ में नहीं। बचपन में तुम रंग रूप के कारण मेरी उपेक्षा करती थी, इसलिए मैंने पढ़ाई से तुमसे ऊपर उठने का प्रयास किया। तुमने बच्चे पैदा किए, मैंने किताबें लिखी। तुमने अपना छोटा समाज बनाया, मैंने एक बृहत्तर समाज। तुम सती बनी और मैं स्वतंत्र थी। पता नहीं दीदी, तुम जीती या मैं हारी, पर तुम्हारी इतनी जल्दी जाना मेरी सबसे बड़ी हार, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई दीदी। मुझे माफ़ कर देना दीदी। मेरी इस कहानी को अपनी श्रद्धांजलि समझना और अपनी अलौकिक दुनिया से मुझे प्रेरणा देती रहना। अलविदा दीदी। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जो आप तक पहुंची है। इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।